मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग मैथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी प्रविधियां हैं, कौन कौन सी आर्थिक प्रणालियां हैं, उनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। और आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने लोग बात की निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली, और उसमें अपने देखा कि निगमन प्रणाली के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार से सामान्य बातों से और विशिष्ट निष्कर्षों की तरफ चलते हैं। ठीक उसी प्रकार आगमन प्रणाली के अंतर्गत हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर आगे बढ़ रहे थे। ठीक उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग आज बात कर रहे हैं स्टैटिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। इसको हिंदी में बोलेंगे अपन स्थितिक विश्लेषण, तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण, और तीसरा प्रायोगिक, या इसका दूसरा नाम एक और है गत्यात्मक आर्थिक विश्लेषण। इन तीनों की अपन बात करेंगे आज। तो पहली हम बात करें स्थितिक आर्थिक विश्लेषण, स्टैटिक एनालिसिस। देखिए, स्थितिक आर्थिक विश्लेषण के बारे में मैं आपको बताऊं। स्थितिक आर्थिक विश्लेषण एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम की बात करता है, एक निश्चित संतुलन की बात करता है। यूं कहें कि इसमें विभिन्न चल राशियों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो किसी निश्चित समय बिंदु से संबंधित होता है, एक निश्चित बिंदु से संबंधित होता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं आगे अपन चैप्टर में बात करेंगे कि किस प्रकार से मांग वक्र और पूर्ति वक्र के कटान बिंदु पर, जहां दोनों वक्र आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहां दोनों वक्र आपस में काटते हैं और इस बिंदु के ऊपर संतुलन तय होता है, तो वो स्थिति जो है, यदि हम उस पर्टिकुलर स्थिति की बात जब करते हैं उसके बारे में, तो इसका मायने क्या है, स्थितिक विश्लेषण की बात हो रही है। वो है स्थितिक विश्लेषण। तो जैसे कि आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में इसका अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें गति तो होती है, किंतु इस गति की दर में जो चेंज है, जो उच्चावचन है, वो नहीं होते। अतः अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की अनसर्टेनिटी नहीं होती, यह निश्चित एवं नियमित गति से चलती है। और दूसरे अर्थ में स्थितिक विश्लेषण में मैंने बताया आपको पहले कि विभिन्न चल राशियों के मूल्यों में जो संबंध स्थापित होते हैं वो एक ही समय बिंदु, एक स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम से संबंधित होते हैं, और इसलिए इसका नाम जो है वो स्टैटिक है। उसी प्रकार से एक इकोनॉमिस्ट हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने इसके बारे में कहा कि स्थितिकी अर्थशास्त्र की वह शाखा है या वह शास्त्र है जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि को प्रभावित करने वाली सामान्य दशाओं में कोई चेंज नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। इस प्रकार से स्थितिकी आर्थिक विश्लेषण के संबंध में ये दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली, आर्थिक स्थिति का आधार जो है वो साम्य की अवधारणा है, यानी कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम की बात की जाती है। इसका संबंध किसी क्षण अथवा समय बिंदु पर अर्थव्यवस्था अथवा किसी विशेष आर्थिक इकाई के केवल साम्य की स्थिति के अध्ययन से है। मैंने आपको पहले बताया कि जहां मांग वक्र और पूर्ति वक्र, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसका, एक मांग वक्र और दूसरा पूर्ति वक्र, जहां आपस में दोनों वक्र इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में काटते हैं, वो बिंदु इक्विलिब्रियम का है। जब उसकी बात हम लोग करते हैं, इसका मतलब वो आर्थिक स्थिति की बात हो रही है। दूसरा, आर्थिक स्थिति की एक समय रहित अवधारणा है, और ये इस अर्थ में समय रहित है कि इसमें एक दिए हुए समय बिंदु के संदर्भ में ही आर्थिक तत्वों पर विचार किया जाता है। इसका मायना ये नहीं है कि आज से लगाकर के कल तक की हम बात करें, ऐसा नहीं है। हम केवल उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, तब हम कहेंगे कि ये आर्थिक स्थिति की है। तीसरा, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ ही
तत्काल समायोजन हो जाता है, अर्थात इसमें समय की कोई गुंजाइश नहीं है, समय की उपेक्षा इसमें हम लोग करते हैं। इस प्रकार से स्थितिकी के दो रूप है, एक व्यष्टि स्थितिकी और दूसरा समष्टि स्थितिकी। तो व्यष्टि स्थितिकी क्या है? अन्य बातें समान रहने पर इसे एक निश्चित समय बिंदु पर मांग एवं पूर्ति के फलन से हम लोग समझते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ये एग्जाम्पल है मांग और पूर्ति का। जैसे इसमें लिखा है डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ मैंने, डी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स, यानी कि एक्स वस्तु की जो मांग है वो एक्स वस्तु की प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, या यूं कहें कि एक्स वस्तु की जो मांग है वो फलन है किसका? एक्स वस्तु की कीमत का। उसी प्रकार से एक आगे लिखा है दूसरा, एस एक्स इज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स, यानी कि एक्स वस्तु की जो सप्लाई है वो एक्स वस्तु की कीमत का फलन है, या एक्स वस्तु की जो पूर्ति है वो एक्स वस्तु की कीमत के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसके अनुसार एक्स वस्तु की मांग एवं पूर्ति उसकी कीमत का फलन होती है। और जब संतुलन में दोनों होंगे, ये कौन कौन से? डी एक्स और एस एक्स, यानी कि एक्स वस्तु की मांग और एक्स वस्तु की पूर्ति, यो कहें कि मांग फलन और पूर्ति फलन जहां संतुलन में होंगे, और संतुलन में कहां होंगे? जहां दोनों वक्र आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। वो स्थिति कौन सी होगी? डी एक्स इज इक्वल टू एस एक्स। और उस संतुलन अवस्था पे एक संतुलित कीमत का निर्धारण होता है, एक संतुलित मात्रा का निर्धारण होता है। और ठीक उसी प्रकार से यदि इसको हम डायग्राम से देखेंगे तो ये नीचे जो वक्र जा रहा है डी, ये डिमांड कर्व, और ऊपर की तरफ अपवार्ड जो स्लोप है उसका नाम है सप्लाई कर्व। ये दोनों वक्र आपस में बिंदु ई, आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ई बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो ई बिंदु है, ये जो ई पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, वो संतुलन का बिंदु है। और इस प्रकार से इस संतुलन के बिंदु पर ये जो ओपी कीमत है, वर्टिकल रूप में देख रहे हो आप लोग डायग्राम में, ये जो ओपी कीमत है ये संतुलित कीमत है। और नीचे आए हैं आप हॉरिजॉन्टल में, ये जो ओ क्यू का स्पेस है, ओ क्यू तक की दूरी है, ये संतुलित मात्रा को दिखाती है। इस प्रकार यदि हम ई बिंदु की बात करें, पार्टिकुलर ई बिंदु की बात करें, तब हम कहेंगे कि व्यष्टि स्थितिकी का एक एग्जाम्पल है, हम व्यष्टि स्थितिकी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक है समष्टि स्थितिकी। तो समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत समष्टि आर्थिक स्थितिकी का संबंध जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समय से होता है, क्योंकि व्यष्टि की बात हम कर रहे थे वहां पे एक्चुअली, एक बार मैं फिर आपको वापस ले जाऊं, व्यष्टि का नाम आते ही हम, इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं, इस प्रकार का संबंध है। और समष्टि का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो समष्टि आर्थिक स्थितिकी का संबंध जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामने से होता है, जब पूरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। इसे राष्ट्रीय आय विश्लेषण की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। एक राष्ट्रीय आय वहां निर्धारित होती है जहां समग्र मांग फलन एवं समग्र पूर्ति फलन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखिए आप, हॉरिजॉन्टल पे अपन ले नेशनल इनकम, और वर्टिकल पे ले हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो एक रेखा इसमें आप देख रहे हैं ओपी रेखा, एक रेखा है इसके अंदर ओपी रेखा, ये समग्र पूर्ति फलन है, ये समग्र पूर्ति फलन को दिखा रहा है। और एक है सी प्लस आई रेखा, तो ये सी प्लस आई रेखा है वो समग्र मांग फलन है। और इस प्रकार से दोनों जो है वो ई बिंदु पर काटते हैं, यानी कि बिंदु ई के ऊपर ये संतुलन का बिंदु है, बिंदु ई, और इस ई संतुलन बिंदु पर या ई बिंदु कटार बिंदु पर ओ एन राष्ट्रीय आय, डायग्राम में देखा आप, ओ एन की दूरी जो है वो राष्ट्रीय आय को दिखा रही है, राष्ट्रीय आय निर्धारित हो रही है। और ठीक उसी प्रकार से ये ओसी और ओआई ये उपभोग और विनियोग को दिखा रहे हैं। तो यदि बिंदु ई की बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब समष्टि आर्थिक स्थितिकी की बात कर रहे हैं।
ठीक, आगे बढ़े उसके अंदर आप। तो एक है तुलनात्मक स्थितिकी विश्लेषण। तो तुलनात्मक स्थितिकी के विश्लेषण की बात आते ही इसका मतलब यह है कि हम दो संतुलन बिंदुओं की तुलना कर रहे होते हैं। दो संतुलन बिंदु है माना, और उनकी हम तुलना कर रहे होते हैं। यह स्थितिकी विश्लेषण व प्रायोगिक विश्लेषण के बीच की अवस्था है। अतः इसमें एक तत्व के परिवर्तन के मार्ग पर कोई विचार नहीं किया जाता, यानी कि चेंज किस प्रकार से आया है। एक संतुलन से दूसरे संतुलन पे हम जा रहे हैं, तो बीच के अंदर जो चेंज इन पाथ है उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे। जस्ट अपन बात कर रहे हैं कि एक संतुलन से दूसरे संतुलन पे हम लोग पहुंचे, यानी कि ए संतुलन बी में क्या अंतर है, क्या चेंज है, उसको हम लेकर देख रहे हैं। चेंज किस प्रकार से आया, चेंज क्यों आया, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं तुलनात्मक स्थिति के अंतर्गत। जस्ट हम एक संतुलन और बी संतुलन की तुलना कर रहे होते हैं, या यूं कहें कि दो संतुलन दशाओं की हम इसमें तुलना करते हैं कि पहला संतुलन क्या था और दूसरा संतुलन क्या था। देखिए आप जैसे के अंदर, अब इसमें देखो आप, ये पहला अपना डिमांड कर्व है डीडी और सप्लाई कर्व एसएस। तो जहां डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है वो बिंदु ई है। तो ये बिंदु जो ई है, इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसकी यदि हम ई की बात करें कि ई बिंदु क्या बता रहा है, इसका मतलब वो वेस्टी स्थिति की है। और माना कि ये जो डीडी कर्व है वो आगे शिफ्ट होकर के डी डैश कर्व बन गया, डी से डी डैश तक शिफ्ट हो गया। अब जो नया संतुलन है वो बिंदु ई डैश के ऊपर है, बिकॉज ये जो डी डैश कर्व है, डिमांड कर रहा है, वो सप्लाई कर्व को पहले ई बिंदु पे काट रहा था, अब वो बिंदु ई डैश पे काट रहा है। इसका मतलब संतुलन जो पहले ई बिंदु पे था अब ई डैश बिंदु पे है। इसका मतलब हम ई से ई डैश तक पहुंचे, किस प्रकार से पहुंचे उसकी बात नहीं होगी, हम पहुंच गए। यानी कि ई से और ई डैश, जस्ट इन दोनों की तुलना हो रही होती है। इसका मतलब वो क्या है, तुलनात्मक स्थिति की विश्लेषण। एक है आर्थिक प्रावैगिकी, डायनामिक, इसको बोलते हैं डायनामिक स्थितिकी। तो आर्थिक प्रावैगिकी के अंतर्गत मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसमें बात करते हैं अपन कि चेंज किस प्रकार से आया, एक संतुलन से दूसरे संतुलन पे पहुंचने पर चेंज किस प्रकार से आया। तो कुल मिलाकर के इसमें मैं आपको यूं कह सकता हूं कि इसमें परिवर्तन की दर में जो परिवर्तन होता है उस चीज की स्टडी करते हैं। इसमें परिवर्तन की दर में क्या परिवर्तन हुआ, उस बात का यदि अध्ययन हमें करना है तो वो होगा आर्थिक प्रावैगिकी। तो आर्थिक प्रावैगिकी में आधारभूत तत्व है जैसे जनसंख्या का आकार, प्राकृतिक साधनों की मात्रा, उपभोक्ता वर्ग की रुचि, पूंजी तकनीक का ज्ञान, ये सब चेंज होते हैं और इनके परिवर्तनों का प्रभाव उत्पादन के परिवर्तनों की दर पर हम लोग देखते हैं। यानी कि इनमें जब चेंज आएगा, उपभोक्ता वर्ग की रुचि क्या है, इंटरेस्ट, प्राकृतिक साधनों की जो मात्रा है उसमें, और कैपिटल के नॉलेज में, इन सब में चेंज आने पर उत्पादन की मात्रा पर जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को यदि हम देखेंगे, इसका मतलब हम आर्थिक प्रावैगिकी की बात कर रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय 2% प्रति ईयर बढ़ती हुई है और ये बढ़ते बढ़ते 6% तक जा सकती है, या इसके उल्टा 6% बढ़ सकती है और फिर 2% तक आगे बढ़ सकती है। पहले 6% बढ़ी, फिर 2% बढ़ी। अतः ऐसी स्थिति जिसमें उत्पत्ति की दरें चेंज हो रही हैं, कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत परिवर्तन की दर के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या उच्चावचन आए, फ्लक्चुएशन किस प्रकार से हो रहा है, यदि उसकी हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब आर्थिक प्रावैगिकी है, और ये इसके दो प्रकार की है, एक व्यष्टि प्रावैगिकी विश्लेषण और दूसरा होगा समष्टि प्रावैगिकी विश्लेषण। तो व्यष्टि प्रावैगिकी विश्लेषण, व्यष्टि प्रावैगिकी का विश्लेषण यदि हमें देखना है तो एक बड़ा इसका अच्छा उदाहरण है मक्कड़ जाल मॉडल। इसको हम बोलते हैं कौवेव मॉडल। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा अगले वाले चैप्टर में अंदर। तो मक्कड़ जाल मॉडल में क्या होता है, वही मांग और पूर्ति
के संतुलन बिंदु को दिखा करके और किस प्रकार से मांग और पूर्ति जब बदलती है तो प्राइस बदलती है, और फिर प्राइस के बदलने से किस प्रकार से मांग और पूर्ति पुनः बदलते हैं, इसका एक चक्कर चलता है। तो वो जो एग्जाम्पल है वो एक इसका स्टिक उदाहरण है व्यष्टि प्रायोगिकी विश्लेषण का। तो इसका प्रयोग कीमत निर्धारण के एक प्रमुख मॉडल, मैंने बताया आपको, मकड़जाल मॉडल में किया जाता है। अगर किसी समय, माना कि कोई समय टी समय है, किसी वस्तु की पूर्ति उसकी पहली अवधि, जो टी समय है उसकी पहली अवधि कौन सी होगी, t-1 पीरियड में प्रचलित कीमत पर आधारित हो, तो कीमत तथा पूर्ति के बीच आपसी संबंध को यदि हम देखेंगे तो वो एक उदाहरण होगा किसका, प्रायोगिकी का। और इसके अंतर्गत जैसे ST इज ए फंक्शन ऑफ PT-1, इसका मतलब क्या है कि आज की जो पूर्ति है, ST का मतलब प्रेजेंट टाइम, T मतलब प्रेजेंट टाइम और T-1 पास्ट टाइम। तो ST मतलब आज की जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है पहले वाले वस्तु की कीमत पर। इसके अनुसार किसी समय में पूर्ति ST और उससे पूर्व अवधि में वस्तु के प्रचलित मूल्य PT-1 का फलन है। इसी प्रकार ये कहा जाए कि किसी वस्तु की वर्तमान मांग इसकी अगली अवधि की मांग के मूल्य के अनुमान का फलन है। तो मांग फलन इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं कि DT इज ए फंक्शन ऑफ PT-1, यानी कि आज की जो मांग है वो डिपेंड करती है, वो फलन है पूर्व की कीमत का। उसी प्रकार से समष्टि प्रायोगिकी विश्लेषण, समष्टि प्रायोगिकी विश्लेषण को हम राष्ट्रीय आय के एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, यदि ये माने कि किसी समय विशेष पर किसी अर्थव्यवस्था का समस्त उपभोग उससे पूर्व अवधि की आय पर डिपेंड करे, तो यहाँ उपभोग एवं आय में एक प्रायोगिक संबंध होगा। और इसको किस प्रकार से ले सकते हैं, CT इज ए फंक्शन ऑफ YT-1, यानी कि आज का जो कंजप्शन है वो पहले की आय के ऊपर डिपेंड करता है या उसका फलन है।